हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यह वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पार्ट कौन-सा होने वाला है? सेकंड होने वाला है। यह अर्धवार्षिकी घटना सीरीज चल रही है, जिसमें संक्षिप्त की एंड राष्ट्रीय घटनाक्रम में रखा है। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं आप अपना, ओके। और जो मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। जितनी गलतियाँ आप यहाँ करेंगे, उसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा? एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ओके? तो समय की बर्बादी ना करते हुए कल के प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ओके? देखते हैं। कल मैंने आपसे ये सवाल पूछे थे, ये सब सारे घटना सार से ही मैंने फॉर्मेट बनाए हैं क्वेश्चंस के, ओके? आप अपने आप को आँकिए इससे, ठीक है? कितने गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, है ना? लैक ऑफ रिवीजन है, उसका कारण क्या है? आखिरकार गलत क्यों हो रहा है, ओके? पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, यह एनडीए सरकार के नेतृत्व में होने वाला 8वां समझौता है। मैंने बता रखा है, ये 8वां नहीं है, 7th एग्रीमेंट हुआ था, ओके? एनडीए सरकार में, ओके? तो ये गलत हो जाएगा। इस समझौते में शामिल भारतीय पक्ष के सभी प्रमुख अधिकारी महिलाएं थी, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है? ये विशेष बात थी इस समझौते की, ओके। एंड थर्ड कथन कह रहा है, समझौते के तहत शुल्क रियायत सूची से डेयरी उत्पाद, पशु उत्पाद, सब्जी उत्पाद को बाहर रखा गया है, बिल्कुल सही लिखा है, ओके। जाके इस आर्टिकल को एक बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ओके। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए, तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। इसमें असत्य कथन आपको पहचानना था, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डुगोंग के बारे में सत्य कथन को पहचानिए। पहला कथन कह रहा है, डुगोंग समुद्री गाय सी काऊ एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है, जो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यह मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पाक की खाड़ी में इनकी संख्या मैक्सिमम है, ओके, ये याद रखिएगा। डुगांग संरक्षण रिजर्व कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, मैंने पढ़ा रखा है, कच्छ की खाड़ी में नहीं अवस्थित है, ये कहाँ है? पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी कहाँ है? पढ़ा रखा है तमिलनाडु में, ओके। तो इसका हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, और इसमें क्या बताना है? सत्य कथन, तो 1 और 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? आपके ऑप्शन से बोडो, मैथिली एंड संथाली या नन ऑफ एबव। इसका क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि 92nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 4 भाषाएं सम्मिलित हुई थी, बीडीएमएस, बदमाश कह लीजिए, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ओके। बोडो लिखा हुआ है, डोगरी लिखा हुआ है, संथाली लिखा हुआ है एंड मैथिली लिखा हुआ है, ओके। और इसमें पूछा क्या है? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। 71वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, और तीसरी भाषा कौन सी थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओके। हर बार एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं संविधान संशोधन से। शांति अधिनियम की को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? डायरेक्ट डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 2025, ओके। शांति अधिनियम किससे संबंधित था? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन भी इसके लिए मैं करा चुका हूँ इसी से संबंधित। बीबीजी रामजी एक्ट 2025 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 20 दिसंबर 2025 को दी गई है। 20 दिसंबर यहाँ पे नहीं होगा, 21 दिसंबर होगा, ओके। ऐसा ही गलती करता है वहां एग्जामिनर। दूसरा कथन कह रहा है, इस योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। ये कथन सही है कि गलत है? ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ 150 दिनों की जगह क्या होना चाहिए? 125 डेज, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये पूर्ण रूपेण केंद्र द्वारा फंडित योजना है। आपको बता रखा है मैंने, 60-40 का रेशियो था इस योजना में, 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा, ओके। तो इसमें तीनों ही कथन रॉन्ग लिखे हुए हैं। सत्य कथन की पहचान करना है तो नन ऑफ एबव हो जाएगा ऑप्शन, ओके। ये ध्यान देना है। धनुष और धनुष प्लस क्या है? पनडुब्बी है, युद्धपोत है, मिसाइल है या माइक्रो प्रोसेसर है? तो आपको ध्रुव वाला आर्टिकल याद है? ध्रुव ध्रुव 4.0 कुछ करके था ना, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धनुष और धनुष प्लस डेवलप किए जा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर हैं ये, ओके। देखते हैं 7th क्वेश्चन, कौन से सही सुमेलित है? रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? रतन महल अभ्यारण्य कहाँ है? चितवन अभ्यारण्य कहाँ है? आपको बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित है, ओके।
रामगढ़ बिस्दारी अब टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। ओके, बिहार नहीं है। सतकोसिया बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उड़ीसा में है। रतन महल अभ्यारण्य कहाँ है? रतन महल गुजरात में है। आपकी घटना सर सीरीज में ये करा रखा हूं मैं। चितवन अभ्यारण्य कहाँ है? बिल्कुल सही है, ये वाल्मीकि का एक्सटेंशन है नेपाल की तरफ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में। ओके, बिहार में है वाल्मीकि। और बिहार से जो नेपाल का बॉर्डर टच होता है, वहां पे ये अभ्यारण्य दोनों की बाउंड्री टच करवाता है। ठीक है, तो इस नेपाल वाले पार्ट में चितवन अभ्यारण्य है और इधर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ओके, बिहार का ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सुमेलित केवल 4। ओके, चितवन नेपाल। ओके, ये कल के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज का आर्टिकल देखते हैं कहाँ तक हुआ था। भारत की स्थिति हमने देख ली थी। ओके, ये आर्टिकल से हमें शुरुआत करनी है। ओके, देखते हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने वाला इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है। ओके, केवल इतना ही याद रखिएगा। बच्चों के लिए सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगाने वाला इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। बस केवल इतना ही याद करना है, बाकी आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी नहीं लगा। ओके, देखते हैं सेकंड आर्टिकल। म्यांमार के सैन्य शासन मिन आंग लाइंग राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ओके, ये राष्ट्रपति और देश दे देता है सुमेल के लिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा मिन आंग लाइंग म्यांमार के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित हुए हैं। एंड यहाँ पे इसकी राजधानी लिखी हुई है नेपीडा, ये याद रखना है आपको। ओके, बस इतना ही इस आर्टिकल में, ज़्यादा कुछ नहीं। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। ग्लोबल फायर पावर 2026 ये पूछ लेता है, इंडेक्स है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन 60 से अधिक संकेतकों के आधार पर किया गया है इसका। और पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे नंबर पे चाइना और फोर्थ नंबर पे अपना भारत है। ये याद रखना है। ग्लोबल पावर 2026 में भारत की क्या स्थिति है? फोर्थ रैंक है भारत की। ओके, 0.1346 इसका स्कोर है। ओके, और कुछ नहीं इसमें, ये देखना है। यूनेप ने शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहरों की सूची जारी की है। यूनेप क्या है ये देख लीजिए एक बार। यूनेप की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या की राजधानी है। ओके, केन्या की राजधानी है। रिपोर्ट्स यूनेप की पूछी जाती हैं हर बार एग्जाम में। यूनेप की हो गई, डब्ल्यूएचओ की हो गई, आईएमएफ की हो गई, डब्ल्यूईएफ की हो गई, ये सब रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं। तो रिपोर्ट का नाम लिख देगा और आपसे संगठन का नाम पूछेगा। ठीक है, रिपोर्ट से इसके उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यह जारी करता है और उत्पादन अंतराल रिपोर्ट यह जारी करता है। उत्सर्जन एंड उत्पादन दोनों रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनेप। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट भी जारी करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक भी जारी करता है। ओके, और एक रिपोर्ट ये है फ्रंटियर्स रिपोर्ट, ये भी कौन जारी करता है? यूनेप। ओके, इतना ही काफी है यूनेप के बारे में। ये देख लीजिएगा आर्टिकल। केरल के तटीय शहर वर्काला को 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल के उद्घाटन में शामिल किया गया है, जो सतत शहरी विकास के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओके, ये एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये अच्छा आर्टिकल है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, सिप्री रिपोर्ट। ठीक है, सिप्री की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफॉर्म 2025 रिपोर्ट जारी की गई है सिप्री के द्वारा। ओके, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म है। ओके, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात के मामले में भारत अब सेकंड नंबर पे आ गया है। भारत कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। इसके लिए वैश्विक हथियार आयात, ओके, लेने के लिए। ओके, आयात मतलब लेना। ओके, और फर्स्ट नंबर पे कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको, तो यूक्रेन है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूक्रेन। ओके, यूक्रेन 9.7% हथियार आयात के मामले में पहले स्थान पर है। इसमें सकारात्मक संकेत मिला कि आयातित हथियारों पर भारत की निर्भरता कम हुई है। ये कथन कारक में आपको बना के देगा। अगर कठिन आता है पेपर तो ऐसे ही स्टेटमेंट आपसे बनाकर एग्जामिनर पूछेगा। ओके, इसमें सकारात्मक संकेत मिला कि आयातित हथियारों पर भारत की निर्भरता कम हुई है। देखते हैं, भारत अब रूसी हथियारों पर निर्भरता कम कर रहा है, जो 2011 से 15 की 70% से घटकर अब मात्र केवल 40% ही रह गया है। ओके, एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। ओके, सभी चीजों में।
अमेरिका 42% हिस्सेदारी के साथ 99 देशों को हथियारों की आपूर्ति के साथ सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना हुआ है। निर्यातक कौन है? अमेरिका निर्यातक है। फर्स्ट नंबर पे यूएस, ओके। सेकंड नंबर पे फ्रांस निर्यात करता है हथियारों को, और थर्ड नंबर पे रसिया है, ठीक है। आयातक कौन है? पहले नंबर पे यूक्रेन, यूक्रेन। सेकंड नंबर पे अपना भारत, ओके। ये याद रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026। इसको मेंस में भी आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इंडेक्स वगैरह ये सब, ओके। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP द्वारा जारी किया जाता है क्या? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ओके। इसमें देखना है 13वीं वार्षिक रिपोर्ट में 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापा गया है। सूचकांक 4 प्रमुख संकेतकों मतलब इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स कितने हैं इसके? 4 हैं। कौन कौन से? हमलों की संख्या, मौतें, कितनी मौतें हुई, कितने घायल हुए, और बंधक, कितने बंधक बनाए गए, के आधार पर तैयार किया जाता है, ओके। उप सहारा अफ्रीका, खासकर साहिल क्षेत्र, साहिल क्षेत्र मतलब ये मान लीजिए अफ्रीका है, ओके। यहाँ है साहिल रीजन, ओके। ये याद रखिएगा, ये पूरा अफ्रीका है और ये कौन सा क्षेत्र है? साहिल क्षेत्र। यहाँ पे आपको बुर्किना फासो मिल जाएगा, नाइजर मिल जाएगा, हाँ। आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है, जहां वैश्विक मौतों का 50% से अधिक हिस्सा दर्ज हुआ है, ठीक है। सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 13 नंबर पे। भारत अपना कौन से नंबर पे है? 13 नंबर पे। किस पे? वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स में, ओके। आतंकवाद इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे है? 13 नंबर पे। याद रखना है 6.428, बस 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद मत रखिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 5 शीर्ष देश कौन से हैं? केवल याद रखना है आपको, पाकिस्तान और साहिल रीजन मैं बता चुका हूं, तो बुर्किना फासो याद रखिएगा, पहला और दूसरा, ओके। भारत 13 नंबर पे है। जारी कौन करता है? IEP, ये याद रखिएगा। देखते हैं, ये भी आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है कि वन लाइनर में अगर बना के आपसे पूछ ले कि विश्व डेटा संगठन की स्थापना हुई है और किस देश में हुई है, तो आपको चाइना मानना है, ठीक है। चीन की राजधानी पेकिंग या पेचिंग में विश्व डेटा संगठन की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई है। यह डेटा विकास और प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुनिया का पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। अध्यक्ष कौन होगा? थान येन्यू, थान येन्यू, ऐसे नाम रहते हैं इन लोगों के। देखते हैं, वो आर्टिकल में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि चीन में विश्व डेटा संगठन की स्थापना हुई है और ये सबसे बड़ा होगा, ओके। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। IQ एयर की 8वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जबकि भारत इस सूची में कौन सा स्थान में है? 6वें स्थान में है, ओके। ये याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश का लोनी, UPPCS, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का लोनी विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व का सबसे प्रदूषित सिटी कौन सा है? लोनी। और कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य का लोनी। और दिल्ली लगातार सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लोनी के बाद चीन का होटन शहर है, और भारत का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। केवल कथन बना के आपसे ये दे दे कि लोनी और बर्नीहाट भारत के सबसे प्रदूषित शहर हैं, तो कथन बिल्कुल सही होगा, ओके। दुनिया के केवल 14% शहर ऐसे हैं जो WHO के वायु गुणवत्ता मानकों PM 2.5 पर खरे उतरते हैं, ओके। ये याद रखना है आपको। रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित देशों में पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे है, फिर सेकंड नंबर पे है आपका बांग्लादेश, और भारत की स्थिति है 6th, ओके। ये आपको याद रखना है। देखते हैं, ये मुझे आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ओके। पॉज कर दे रहा हूँ। देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, जापान के मिनामितो रीशिमा द्वीप के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज हुई है। ये UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है। जापान ने प्रशांत महासागर में स्थित मिनामितो रीशिमा द्वीप, केवल द्वीप ही पूछ लेगा आपसे, कौन सा? UPPCS तो केवल द्वीप ही पूछ लेगा कि कौन सा द्वीप। अगर प्रशांत महासागर दे देगा या देश दे देगा, ठीक है, तो जापान है और प्रशांत महासागर है, यहाँ पे स्थित ये वाला द्वीप है मिनामितो रीशिमा, ओके। यहाँ पर क्या मिला है? रेयर अर्थ जॉइंट, ठीक है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज हुई है, और ये बहुत बड़ा भंडार है, 1.6 करोड़ टन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। ये तो आपको मैंने फोटो भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। चश्मा पहने बालिन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 35 साल के बालिन देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पेडोल ने इनको शपथ दिलाई है, ओके।
दुनिया की पहली समर्पित हाई स्पीड फ्रेट बुलेट ट्रेन। फ्रेट बुलेट ट्रेन क्या होती है, ये थोड़ा सा सर्च कर लिया करिए गूगल में जाके एक बार। फ्रेट बुलेट ट्रेन मालगाड़ी, बेसिकली मालगाड़ी होती है। ओके, उसको हम फ्रेट ट्रेन बोलते हैं मालगाड़ी को। ओके, तो दुनिया की पहली समर्पित हाई स्पीड फ्रेट बुलेट ट्रेन जापान ने बड़ा नवाचार करते हुए अपनी प्रसिद्ध बुलेट ट्रेन शिंकानेस को माल ढुलाई के लिए प्रयोग करना 23 मार्च 2026 से शुरू कर दिया है। ओके, बस हो गया, इतना ही बहुत है। ये आर्टिकल ऐसे मोदी जी शीर्ष पर आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकप्रिय नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी हैं, गाय पारमेलिन है स्विट्जरलैंड के। बस केवल इतना ही देख लीजिएगा, बस याद नहीं करना है, केवल बस 2-3 बार पढ़िएगा। ये अच्छा है आर्टिकल, ये पढ़ लीजिएगा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026। हांगकांग स्थित डेजॉन सिरा एंड एसोसिएट द्वारा जनवरी 2026 में एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 चीन लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चाइना इसमें फर्स्ट नंबर पे है एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में। फिर देन कौन है, मलेशिया है। ओके, ये याद रखिएगा। भारत 11 अर्थव्यवस्थाओं में 6वें स्थान पर है। ओके, वहां पे वायु गुणवत्ता में IQ एयर ही था ना यहाँ पे, हाँ, IQ एयर में वायु गुणवत्ता में भारत का स्थान क्या था, 6th। ओके, और यहाँ एशिया विनिर्माण सूचकांक में भी भारत का स्थान क्या है, 6th। ओके, ये आपको रटा होना चाहिए, और चाइना पहले नंबर पे है, बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है एशिया विनिर्माण सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा भी गया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026 कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा गैलप, ये याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे, गैलप एंड ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के सहयोग से तैयार की जाती है विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट। 147 देशों की रैंकिंग और 6 कारकों, प्रति व्यक्ति आय, GDP, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प लेने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार बोध, उदारता के आधार पर की गई है। ओके, ये देखिएगा। देन पहले नंबर पे कौन है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, फिनलैंड है, और यह शायद 9th या 10 वर्षों से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है फिनलैंड। ओके, ये देख लीजिएगा कब से कब तक बना हुआ है। ठीक है, 9th है शायद, तो फिनलैंड हो जाएगा पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आइसलैंड हो जाएगा, और भारत की रैंक है 116। ओके, 116। IQ एयर में कितनी है भारत की रैंक, 6। विनिर्माण, एशिया विनिर्माण विनिर्माण में कितनी है रैंक, एशिया विनिर्माण में कितनी है रैंक, 6। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है, 116। ठीक है, ऐसे ही रिकॉल करते चलेंगे तो रट जाएंगी चीजें। और ये देख लीजिएगा कि चाइना, नेपाल और पाकिस्तान से बदतर स्थिति में है भारत। ओके, कथन कारक में शायद पूछ ले। सोशल मीडिया के कम उपयोग पर जीवन संतोष सबसे अधिक पाया गया, जबकि उपयोग बढ़ने पर यह कम होता गया है। ओके, जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वो कम प्रसन्न रहते हैं, ये बताया है इस रिपोर्ट ने। ओके, और जो लोग कम रहते हैं इसमें सोशल मीडिया में, वो ज्यादा अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026 लॉन्च की गई है 22 मार्च। 22 मार्च मतलब विश्व जल दिवस। ओके, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, प्लीज कमेंट दिस। ओके, इसको आप कमेंट करिए, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर यूनेस्को द्वारा UN वाटर की ओर से संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक सभी लोगों के लिए जल, समान अधिकार और अवसर है। ये थीम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नोट डाउन करते चलिएगा, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, तो उसको कम से कम नोट डाउन करते चलिएगा। बाकी जो मैं आर्टिकल पढ़ा देता हूं आपको, तो उसके क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, जितने कथन बन सकते हैं, जितना कथन आप लोग गलत करेंगे उतना आपको रट जाएंगी चीजें। ठीक है, आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आपको कम से कम आंसर पता चल जाएंगे उसके, और जो गलत हो रहे हैं उनको जाके एक घटना सार में खोजा करिए। उससे क्या होगा, आपके सामने से 2-3-4 फैक्ट नए आपके सामने से गुजरेंगे। ठीक है, वो भी चीजें आपके दिमाग में बैठ सकती हैं। ओके, देखते हैं, इसकी थीम याद रखिएगा, जल, समान अधिकार और अवसर है। ठीक है, आज भी 2.1 अरब लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल से वंचित है। जल की सुविधा से वंचित 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों में
जल संग्रहण की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। महिलाएं तथा लड़कियां प्रतिदिन अनुमानतः 25 करोड़ घंटे पानी लाने में व्यतीत करती हैं। ओके, ये भारत की स्थिति है। ओके, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और आपदाएं इन असमानताओं को और अधिक गंभीर बना रही हैं। ठीक है, ये मेंस के लिए, मेंस में आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर अगर निबंध आ गया उसमें लिख सकते हैं, महिला के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें लिख सकते हैं। डेटा है, सभी जगह काम आएगा। जापान ने विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए एक स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी है। ठीक है, पार्किंसन रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? प्लीज कमेंट दिस। चलिए मैं बता देता हूँ, तंत्रिका तंत्र संबंधित यह रोग होता है। ठीक है, कुछ नहीं है इस आर्टिकल में, केवल इतना ही याद रखिएगा। ओके, चीन ने विश्व के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र को शुभारंभ किया है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज केज संयंत्र चालू किया है किसने? चीन ने। ओके, ये याद रखिएगा, बस बहुत है इतना। ये पढ़ लीजिएगा एक बार कि होता क्या है ये कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रणाली में, क्या होता है ये कम से कम देख लीजिएगा आप एक बार नॉलेज के लिए। फिर प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा हुई है, कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, एक लिस्ट बना लीजिएगा राष्ट्रपति, देशों के राष्ट्रपति और पीएम की। ठीक है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां वहां लिस्ट में नोट डाउन करते रहिएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आधिकारिक निवास सेरी पेरडाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केवल इतना ही पूछ ले सेरी पेरडाना है क्या? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का आधिकारिक निवास है ये सेरी पेरडाना। मलेशिया में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने तथा मलाया यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर में एक तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना करने तथा यूपीआई व पेनेट द्वारा सीमा पार भुगतान की सुविधा की घोषणा वार्ता में की गई है। ओके, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद रखने की आवश्यकता नहीं। और क्या हुआ है इसमें? और कुछ नहीं पढ़ना आपको। हाँ, ये पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की अपनी सभी प्रक्रियाओं को भी मलेशिया ने पूरा कर लिया है। तो मतलब अब मलेशिया आईबीसीए में शामिल हो जाएगा। आईबीसीए है क्या, ये देख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। घोषणा कब होती है? 2023 में। औपचारिक गठन कब होता है? 2024 में। ओके, सभी यूएन के मेंबर इसके सदस्य बन सकते हैं। अभी जून में बांग्लादेश के शामिल होने से कितने सदस्य हो गए हैं? 27 सदस्य। ओके, और 26 शायद सऊदी अरब है। ओके, ये देख लीजिएगा एक बार, 26 नंबर का मेंबर सऊदी अरब है और 27वां सदस्य कौन शामिल हुआ है? बांग्लादेश शामिल हुआ है। ऊपर मैंने बता रखा था 19th मेंबर के रूप में रसिया शामिल हुआ था। ओके, जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सब इसको संरक्षित करता है। ठीक है, ये है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ओके, देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026 किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 182 देशों क्षेत्रों के ये सूचकांक आकलित है। ठीक है, सूचकांक में अधिकांश देशों की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई विशेष चेंज नहीं आया है। भारत 2025 में भारत का स्थान कितना था? 96 था, और फरवरी 2026 में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान हो गया है 91। ओके, आईक्यू एयर में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आईक्यू एयर में कितना है भारत का स्थान? 6 है। ओके, और एशिया विनिर्माण में, एशिया विनिर्माण, ये सब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अभी जब ऊपर पढ़े हैं, एशिया विनिर्माण इंडेक्स में 6 है। ठीक है, और प्रसन्नता इंडेक्स में रट जाएंगी चीजें आपको, प्रसन्नता इंडेक्स में कितनी है? 116 है। ओके, भारत का स्थान। और ये भी देखिए, अच्छा 2025 में है 96। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है 91। 6 का उल्टा 9 और 1 जोड़ देना है। ओके, 4 आपको सूचकांक मैंने यहीं पर रटा दिए। देखते हैं, भ्रष्टाचार सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का है और दूसरा स्थान फिनलैंड का है। मतलब सबसे सेफेस्ट सिटी है ये, सॉरी सिटी नहीं, कंट्री है। ओके, डेनमार्क एंड फिनलैंड। सोमालिया और दक्षिण सूडान की स्थिति बदतर है। ओके, 181 देशों का आकलन हुआ था और इनकी रैंक भी 181वीं ही है, सोमालिया और दक्षिणी सूडान। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की रैंक किस प्रकार है देख लेते हैं। भूटान की रैंक देखिए कितनी सुधरी हुई है, 18 नंबर, 18 रैंक है भूटान की।
ओके, चाइना वहीं 76 नंबर पे है, भारत 91 रैंक है, और श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार ये सब भारत से नीचे हैं। ठीक है, चाइना और भूटान भारत से ऊपर है, भूटान तो बहुत ऊपर है। ओके, ये याद रखिएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 ये लास्ट है आज का। ओके, पढ़ लेते हैं थोड़ा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित संस्था है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 127 अर्थव्यवस्थाओं को आंकलित किया गया था इसमें, और विभिन्न देशों के नेटवर्क आधारित तत्परता का आकलन नेटवर्क रेडीनेस के आधार पर किया जाता है। ओके, 4 स्तंभों पर केंद्रित है, प्रौद्योगिकी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। ओके, भारत की रैंकिंग 4 स्थान सुधार हुआ है, और भारत की रैंकिंग हो गई है 45। ओके, रेडीनेस में 45 है भारत की रैंक। फिर अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 प्लस 1 91। ओके, भ्रष्टाचार में है ये। ठीक है, एशिया निर्माण में 6 है, IQ एयर में 6 है। ओके, ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, रेडीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पे अमेरिका है, ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे आप फिनलैंड या डेनमार्क मार दें, पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट 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 द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक, और ये कहाँ है आपको पता होगा, यूएस में है। तो यूएस में है तो पहले नंबर पे कौन है? यूएस ही है। ओके, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है। ओके, फिनले। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज केवल यहीं तक रखते हैं इसको, और कल के लिए आपके क्वेश्चन ये हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आंकिए, आपको अपने आप को आंकना पड़ेगा किसी भी तरीके। ठीक है, क्यों गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये बहुत अच्छे हैं। ओके, आपको अच्छे लगे कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बता दिया करिए मुझको। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, भारत अपने वैश्विक प्रदर्शन सुधारने हेतु गिर्ग मतलब GIRG ग्लोबल इंडसाइज फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत भारत अपने प्रदर्शन की तुलना 26 अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों से करेगा। ओके, इसमें क्या बताना है, कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक बार। असत्य कथन की पहचान, असत्य कथन की पहचान। ओके, आपको असत्य कथन की पहचान करना है। आंसर आप कॉपी में अपने लिखेंगे, कल मिला लेंगे कल के वीडियो में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है, इसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा INC के कलकत्ता, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दूसरा कथन कह रहा है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंदो घोष द्वारा किया गया है। तीसरा कथन कह रहा है, मूल रूपेण इसकी भाषा संस्कृत और बंगाली की मिश्रित रूप है। इसमें कौन से कथन असत्य लिखे हुए हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, नॉन ऑफ एबव आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन असत्य हैं? पहला कथन कह रहा है, गोवा के पणजी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यह 56वां संस्करण है। दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों, इसकी उद्घाटन फिल्म ए यूजफुल घोस्ट है। तीसरा कथन कह रहा है, फेस्टिवल की फोकस कंट्री स्पेन है। ओके, आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल तीन, केवल दो और तीन, केवल एक और दो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एसन मीन्स अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। देश के पहले निजी नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है, या तमिलनाडु में किया गया है, या आंध्र प्रदेश में किया गया है, या केरल में किया गया है? ओके, आपको बताना है। ओलचिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है? डोगरी, मैथिली, बोडो या संथाली? आपको ये भी बताना है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, एंड अपने प्रिय मित्रों को शेयर कीजिए इसको। ओके, और क्वेश्चन के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कैसे हैं क्वेश्चन। ओके, आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन काम आएंगे आपके कि नहीं काम आएंगे, आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि वहीं पे अटके हुए हैं आप लोग, ये सब मुझे कमेंट करके आप लोग बता दिया करिए। ओके, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।